अरे हम तो बने ही थे तबाह होने के लिए, हम तो बने थे ही तबाह होने के लिए, तुम्हारा छोड़ कर जाना तो एक वहम था। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज के श्रृंखला को भी लेकर चलने में प्रतिबद्ध हैं और झारखंड सीरीज के श्रृंखला को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे नौकरियों को कैंसिल किया गया और बहुत सारे नौकरियों का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, जिसके चलते अभी बहुत एक तरह से योजनाओं की, एक तरह से नौकरियों की बाढ़ आने वाली है झारखंड में। और उसी परिस्थिति को हम लोग लेकर चल रहे हैं और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आइए उसी कड़ी में हम जानेंगे, जनजाति पढ़ रहे थे हम लोग, उसी जनजातीय कड़ी में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आगे की जनजाति के बारे में। और ये जो जनजातियाँ होंगी, आज से हम लोग आदिम जनजाति के बारे में शुरू कर रहे हैं। वो 8 आदिम जनजाति, जो 32 में से 8 आदिम जनजाति थी और 24 मुख्य जनजाति थी। 24 मुख्य जनजाति को मैंने पढ़ा रखा है। यदि आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके और आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की जनजाति के बारे में कि आज हम लोग किन किन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली माल पहाड़िया जनजाति, सौरैया पहाड़िया जनजाति और असुर जनजाति के बारे में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे और बहुत विशेष तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं हम लोग माल पहाड़िया जनजाति के बारे में दोस्तों कि माल पहाड़िया जनजाति है क्या, है ना। तो समझिएगा, एक तो ये आदिम जनजाति है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ। इनका संबंध प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड समूह से है, ठीक है। संबंध इनका प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। इनकी भाषा मालतो है, जो कि द्रविड़ समूह से संबंध रखती है। बहुत अच्छा से यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि इनका प्रजातीय दृष्टिकोण से संबंध है प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड समूह से और इनकी भाषा है मालतो और मालतो संबंधित है द्रविड़ समूह से। आपको बहुत अच्छा से यहाँ पर देखना है। देखिए, इनको सकरा जाति का वंशज रसेल और हीरालाल के द्वारा कहा गया कि सकरा जाति का वंशज। आपको रसेल और हीरालाल के बारे में याद नहीं रखना है, बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी आदिम जनजाति सकरा जाति की वंशज कहलाती है। तो ये माल पहाड़िया जनजाति है जो सकरा जनजाति की वंशज कहलाती है। दोस्तों, इनका संबंध देखिए, इन्हें मलेर भी कहा गया है बुचानन और हैमिल्टन के द्वारा। बुचानन और हैमिल्टन के द्वारा इन्हें मलेर कहा गया है। मलेर के नाम से संबंधित यही है माल पहाड़िया, माल पहाड़िया मलेर, माल पहाड़िया मलेर, मलेर के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। आपको बेहतर तरीका से याद रखना है और बहुत अच्छे तरीका से याद रखना है आपको। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी भाषा मालतो है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि इनकी भाषा मालतो है और यह द्रविड़ जनजाति से, द्रविड़ समूह से संबंधित है। भाषा के आधार पर किस समूह से संबंधित है? द्रविड़ समूह से संबंधित है। अगर इनकी बात करें, समाज की बात करें दोस्तों, तो इनका समाज पितृसत्तात्मक है, यानी पितृवंशीय है। पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है आप बेसिकली समझिएगा। यहाँ पर बार बार मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ और इस वीडियो में भी इस चीज़ को समझिए कि पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि पिता के बाद संपत्ति जो है वो पुत्रों को ट्रांसफर होती है और बेसिकली बड़े पुत्र को ट्रांसफर होती है। लेकिन एक कंडीशन और भी आता है कि अगर पिता के बाद कोई पुत्र बचा ही नहीं, कोई पिता का पुत्र ही नहीं है, सिर्फ पुत्री है, तो उनके जमाई को ये संपत्ति सौंपा जाता है। पुत्री के नाम से ये संपत्ति नहीं जाता है ना। उनके जमाई को, उनके दामाद को सौंपा जाता है कि लीजिए दामाद जी, जो भी हम छोड़ के जा रहे हैं सब आप ही का है। उनके दामाद को ये संपत्ति सौंपा जाता है। आइए जानते हैं, इनमें गोत्र की प्रथा नहीं पाई जाती, किसी भी प्रकार का गोत्र नहीं है इनमें। इनमें वधु मूल्य को पौन या बंदी कहते हैं। दोस्तों, अब समझिएगा इस बात को कि वधु मूल्य को पौन या बंदी कहते हैं। वधु मूल्य बेसिकली है क्या कि वधु को क्या करते हैं, वधु के घर वाले को कुछ देते हैं और कुछ देने के बाद और उसके बाद कुछ पैसा वैसा दिए या तो कुछ सामान दिए, ठीक है, कुछ पैसा वगैरह दिए या सामान दिए और उसके बाद बोले कि देखिए आपका बेटी का हमको शादी करना है, आपके पुत्री से हमारे बेटे का, और इस प्रकार से ये शादी होता है। इसी विवाह को क्रय विवाह कहते हैं। एक तरह से वधु को खरीद के, कीन के जिसको बोल सकते हैं हम लोग, खरीद के और विवाह किया जा सकता है ना। इसी को वधु मूल्य दे के और विवाह हो लेता है। जैसे हम लोग में क्या होता है, हम लोग में भी एक तरह से क्रय विवाह ही होता है कि दहेज देना, यानी कि लड़का कितना है ऐसे नहीं है, जिसका शरीर में मांस भी नहीं है उसका भी 15-15 लाख रुपया दाम है। दाम है ना बोल सकते हैं, दहेज नहीं बोल सकते इसको, आप दाम बोल सकते हैं। ये इतनी गंदी प्रथा प्रचलित हो गई है ना कि रेट लगते हैं आज। इसका वेबसाइट बन गया शादी.com, रेट लग रहा है आज।
है ना। लड़का क्या है जी, तो लड़का का सरकारी नौकरी है, सरकारी में टीचर है, कमा रहा है 30,000 रुपये महीना, और बता दिया तिलक कितना, 16 लाख, 17 लाख, 15 लाख। कई होगा तो बाप पटक देता है डिग्री यहीं पर, लीजिए इतना हमको पढ़ाने में खर्चा लगा है, इतना दीजिए और इसको शादी कर लीजिए। जैसे बकरा बेच रहा है बकरा बेच रहा है, बताइए, डिग्री पटक दे रहा है, डिग्री पटक दे रहा है, लीजिए इतना दीजिए और ले जाइए लड़का को, ब्याह कर लीजिए। समझिए इस बात को, ये गलत प्रथाएं हैं। हम लोगों को जनजातियों से सीखनी चाहिए कि देखिए लड़की वाला को दे देता है कुछ हो, है ना, और लड़की वाला को दे करके और उसके बाद विवाह कर लेता है, किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं, खाने पीने में जो खर्चा हुआ। लेकिन आप यहाँ पर समझिएगा, जो पोन या बंदी इस जनजाति में मालपहाड़िया में पोन या बंदी के रूप में कोई पैसा उसा या तो फिर कोई आटा चावल नहीं दिया जाता है दोस्तों। पोन या बंदी के रूप में सुअर दिया जाता है। जानकर आपको आश्चर्य हुआ कि पोन या बंदी के रूप में सुअर, वाह, है ना। तो पोन या बंदी के रूप में सुअर इसलिए दिया जाता है क्योंकि मालपहाड़िया जनजाति में सुअर को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और बोला जाता है कि लीजिए ये सुअर है, हमारे समृद्धि का प्रतीक है, इसी का आदान प्रदान करके हम लोग क्या करेंगे, वधु मूल्य को देंगे आपको, और आप बेसिकली क्या कीजिए, अच्छा से शादी विवाह करवाइए, है ना। ये वधु मूल्य के रूप में सुअर दिए जाते हैं, इनमें बड़ा अच्छा से आपको याद रखना है। इनमें अगुआ को सिथु या सिथुदार कहा जाता है। अब आप अगुआ समझिए कि अगुआ का मतलब होता है बिचौलिया, है ना, बिचौलिया। एगो आदमी आया, बोला कि देखिए यहाँ पर ये लड़की है, आपका बेटा से शादी करने के लिए वो लोग इच्छुक है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की कैसा है, हाँ देख उख लिया। अगुआ के माध्यम से, बिचौलिया अगुआ के माध्यम से। अगुआ को क्या कहते हैं, सिथु या सिथुदार कहते हैं। देखिए इनमें वैवाहिक खर्चा वर पक्ष ही उठाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए, वधु या वधु मूल्य के रूप में पोन या बंदी के रूप में सुअर दे दिया, सुअर उन लोग बना उना के खाया एकदम मिजाज से, लड़की वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़की वाला के भी घर का खर्चा जो होगा, यानी कि जो शादी का खर्चा होगा, वो वर पक्ष उठाएगा, है ना, स्त्री पक्ष नहीं उठाएगा। इसमें वर पक्ष ही लड़की वाला का जो और भी खर्चा होगा शादी विवाह में वो वही उठाएगा, सारा खर्चा वर पक्ष वाला उठाता है इसमें, है ना। ये मालपहाड़िया जनजाति की विशेषता है दोस्तों। आगे आप जानिएगा कि इनमें पूजा को आड़िया कहा जाता है और बेसिकली कृषि कार्यों के समय बेहतरीन प्रकार से हर एक कृषि कार्य के समय आड़िया करके पूजा होता है। बड़ा खतरनाक किस्म का इनमें नाम है ना, कि आड़िया कृषि कार्य में, जैसे धान रोपा तो उस समय अलग आड़िया, मकई रोपा तो उस समय अलग आड़िया, गन्ना रोपा तो उस समय अलग आड़िया। इनमें पूजा को आड़िया कहा जाता है और बेसिकली आड़िया कृषि कार्य के समय किए गए पूजा को आड़िया कहा जाता है दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था की। तो देखिए इनमें कृषि तो अब प्रचलित हुआ है, लेकिन पहले ये लोग खाद्य संग्रहण और शिकार करते थे। आप समझिए कि खाद्य संग्रहण और शिकार क्या है ना। खाद्य संग्रहण का है कि घुमंतु जीवन जी करके, घूम घूम करके और जमा करना, घूम घूम करके क्या करना, जमा करना, धन संपत्ति जमा करना, एक तरह से खाने पीने के सामान जमा करना, कंदमूल जमा करना, इसको खाद्य संग्रहण बोलते थे। और शिकार करना तो आप लोग बेसिकली जानते हैं, जानवरों का शिकार करना, जंगली जानवरों का शिकार करना, है ना। अब ये लोग खेती की तरफ भी रुझान करने लगे, अपने खेती की तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार जो है वो विशेष तौर पर यही चाहती है कि क्या करे, इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़े, और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा आरक्षण दिया दोस्तों, है ना। इनमें झूम खेती की प्रथा पाई जाती है, जिसे कुरवा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुरवा क्या है, तो कुरवा एक झूम खेती का प्रकार है। झूम खेती को ही कुरवा कहा जाता है मालपहाड़िया लोगों के द्वारा। बात करें कि इनमें भूमि को अलग अलग भागों में बांटा गया है, और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम भूमि क्या है, टिकुर भूमि क्या है, डेम भूमि क्या है और बाड़ी भूमि क्या है। आप समझिएगा कि सेम भूमि किसको कहते हैं, जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है दोस्तों, उसको सेम भूमि कहते हैं। सेम याद रखना, सेम भूमि सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, टिकुर भूमि सबसे कम उपजाऊ भूमि, याद रखना। सेम भूमि सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, टिकुर भूमि सबसे कम उपजाऊ भूमि, डेम भूमि सेम भूमि और टिकुर भूमि के बीच यानी मध्यम उपजाऊ भूमि को हम लोग डेम भूमि के नाम से जानेंगे। अब देखिए बाड़ी भूमि, बेसिकली ये बाड़ी भूमि समझिए कि क्या होता है जहाँ पर मालपहाड़िया का स्थान है। अच्छा यहाँ पर जानिए कि मालपहाड़िया के निवास स्थान कहाँ है दोस्तों, तो मालपहाड़िया का निवास स्थान बेसिकली झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में है। अगर मैं आपको मैप से समझाऊँ थोड़ा सा, तो झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से अगर झारखंड को बनाएं तो ये वाला इलाका झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र कहलाता है। तो
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में, आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में माल पहाड़ियाँ तो पाई ही जाती है, लेकिन झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र का वो कौन सा जिला है जहाँ माल पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है ना, तो वो साहेबगंज जिला है दोस्तों। साहेबगंज को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र में माल पहाड़ियाँ पाई जाती है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना, याद रखना है आपको। टिकुर भूमि के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, डेम भूमि के बारे में, बाड़ी भूमि, तो इनका जो घर होता है, बाड़ी भूमि के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। इनका जो घर होता है उस घर से कुछ ही दूर या तो घर के बगल में ही एक सब्जी उब्जी लगाने का, हम लोग बाड़ी कैसे बोलते हैं, बाड़ी है ना, हम लोग बगान कैसे बोलते हैं, तो बस बगान को ही बाड़ी बोला जाता है। छोटा मोटा सब्जी उब्जी लोग लगाते हैं, बगल का भूमि को बाड़ी भूमि कहते हैं, याद रखना है ना। इनमें धार्मिक पुजारी को डेहरी कहा जाता है, डेहरी ऑन सोन, है ना, याद रखना है। इनमें धार्मिक पुजारी को डेहरी कहा जाता है, आपको बहुत अच्छा से यहाँ पर रखना है ध्यान में। इनके देवता जो हैं सूर्य देवता हैं और धरती गोरासी या धरती गोसाई है ना। प्रमुख देवी देवता इनके सूर्य और धरती गोरासी या धरती गोसाई है ना। धरती गोसाई को वीर गोसाई के नाम से भी जाना जाता है माल पहाड़िया के क्षेत्र में, आपको याद रखना है यहाँ पर। और बहुत अच्छा तरह से यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि माल पहाड़िया को किस प्रकार से, आशा करते हैं कि माल पहाड़िया आपको समझ में आ गया होगा। आप बेहतरीन तरीके से सितु सितवार, है ना, आर्या को याद रखिएगा। सुअर देने की जो पौन प्रथा है, पौन की, है ना, वधु मूल्य के रूप में, इसको आपको याद रखना है। अगली जनजाति के बारे में हम जाने तो सौरिया पहाड़िया के बारे में जानेंगे दोस्तों कि सौरिया पहाड़िया है क्या। अगर बात करें प्रजातीय समूह से, ये प्रोटोस्टोलाइट से संबंधित है, इन्हें भी मलेर के नाम से जाना जाता है याद रखना आपको, है ना। माल पहाड़िया को भी मलेर के नाम से और सौरिया पहाड़िया को भी मलेर के नाम से जाना जाता है। निवास इनका संथाल परगना क्षेत्र है, ठीक है। इनमें सबसे बेहतरीन एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, और क्वेश्चन याद क्या रखना है कि ये 3200 जनजाति में से एकमात्र ऐसी जनजाति होगी दोस्तों जिन्होंने कभी भी न मुगलों की, न मराठाओं की और न ही अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। कभी किसी के गुलाम ये रहे ही नहीं, है ना। आजीवन स्वतंत्र अगर कोई भी 32 जनजातियों में से एक जनजाति रहा तो वो हमारे सौरिया पहाड़िया रहे। कभी भी इन्होंने किसी की गुलामी नहीं स्वीकार की, है ना। एकदम मर्द टाइप का, मेरे दिल ने ना कभी गुलामी कबूल की है ना कभी करेगा। मर्द में देखे ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग, हाँ, मेरे दिल ने ना कभी गुलामी कबूल की है ना कभी करेगा, बस यही डायलॉग इन लोग का भी होता था। किसी की गुलामी इन्होंने की ही नहीं, किसी की अधीनता ही नहीं स्वीकार की दोस्तों, है ना, ध्यान रखना है आपको। इनकी भाषा मालतो है, द्रविड़ समूह से संबंधित है। मालतो यहाँ भी बताए थे, द्रविड़ समूह से संबंधित है। अगर बात करें समाज और संस्कृति के बारे में तो समाज इनमें भी पितृसत्तात्मक है। इनके निवास स्थान पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। इनके आवास को अड्डा कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके आवास को क्या कहा जाता है, अड्डा। ये निवास करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। देखिए बेसिकली सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया में अंतर यही है कि सौरिया पहाड़िया पहाड़ी क्षेत्रों के निचले स्थान में निवास करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में, और जबकि सौरिया पहाड़िया कहाँ निवास करते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, याद रखना आपको। व्यवस्था पितृसत्तात्मक है इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या प्रथा पाई जाती है कि जब विवाह होता है ना, विवाह, तो लड़की की सहमति जरूरी है इसमें। अगर लड़की ने किसी कारण से, लड़का का भाई लड़की का भाई मान रहा है, पिता मान जा रहे, चाचा चाची सब कोई मौसा मौसी मान गए कि नहीं लड़का अच्छा है, आपको विवाह करवा देना है, कोई भी दिक्कत नहीं। हम लोग में क्या होता है कि लड़की पर प्रेशर भी बनाया जाता है कि नहीं तुमको शादी करना ही होगा, इसी से करना होगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इस जनजाति में एक बेहतर व्यवस्था क्या है कि लड़की की इच्छा पूछी जाती है। अगर लड़की ने मना कर दिया तो फिर उसके फैसले के खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनमें समझ है, हम लोगों से ज़्यादा समझ है इनमें कि उनके साथ ज़िंदगी बिताना है इनको और किस प्रकार से ये अपना जीवन साथी चुनेंगी। इनको पूरा छूट है सौरिया पहाड़िया में कि लड़की की सहमति विवाह में अवश्य पूछी जाती है, आपको याद रखना है ना। विवाह कराने वाले को वेद सिद्धू कहा जाता है। विवाह कराने वाले जैसे हम लोग में पंडित होते हैं तो उसी प्रकार से इनमें वेद सिद्धू होते हैं जो विवाह करवाते हैं। बहिर्जातीय विवाह इनमें निषेध है, बोला नहीं, किसी भी अलग जाति से आप विवाह नहीं कर सकते, अपनी ही जाति में इनको विवाह करना होता है। इनमें बहिर्जातीय विवाह क्या हो सकता है, निषेध है। इनके युवागिरी को कोड़वाहा कहा जाता है ना। गोत्र इनमें नहीं पाई जाती है दोस्तों। देखिए इनमें पुजारी को मांझी के नाम से जाना जाता है। आपको एकदम याद रखना है कि संथाल जनजातियों में ग्राम के प्रधान को मांझी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनमें नहीं, इनमें पुजारी को क्या नाम से जाना जाएगा, मांझी के नाम से जाना जाएगा।
अगर बात करें तो देखिए इनमें कुछ प्रमुख त्यौहार भी पाए जाते हैं। वैसे तो हम त्यौहारों को अलग से आपको क्लास देंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सौरिया पहाड़िया में कुछ ऐसे विशेष त्यौहार है जिसको यहाँ समझना जरूरी है आपको, जो आप देखिएगा यहाँ। गांगी अड़िया, ये भादों में नई फसल के उपजाने पर होता है, ठीक है। ओसरा आड़िया, कार्तिक में घघरा फसल के उपजाने पर होता है। पुनु आड़िया, उसमें बाजरे की उपजाने पर होता है। सलियानी आड़िया, माघ या चैत में ये आड़िया होता है जब फसल उगाते हैं, याद रखना आपको। इनके देवता का नाम है लेहू गोसाई, है ना। इनके देवता, प्रमुख देवता कौन है? लेहू गोसाई है, ठीक है। सूर्य देवता को बैरू गोसाई, चांद देवता को विलप गोसाई, याद रखना है। इनके मुख्य देवता सूर्य नहीं है दोस्तों, इनके मुख्य देवता कौन है? लेहू गोसाई। सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं ये, जिनको बैरू गोसाई कहते हैं। चांद देवता की भी पूजा करते हैं, जिनको विल्प गोसाई कहते हैं। काल देवता की भी पूजा करते हैं, जिनको काल गोसाई कहते हैं। राजमार्ग देवता की भी पूजा करते हैं, जिनको पो गोसाई कहते हैं। जन्म देवता की भी पूजा करते हैं, जिनको जन्मात्रे कहते हैं। और शिकार देवता की भी पूजा करते हैं, जिनको ओटगा कहते हैं, याद रखना। ओटगा वैसे कि शिकार देवता का ही दूसरा नाम है ओटगा। आशा करते हैं कि आपको सौरिया पहाड़िया भी समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को पॉज कर करके लिखें और अच्छा से नोट्स बनाते चले, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको जेपीएससी का मेंस भी देना है दोस्तों। और जेपीएससी के मेंस के लिए काफ़ी कारगर होगा। एक एक पॉइंट को आप यहाँ से देख करके और अच्छे से समझ करके और अपनी नोट्स में लिख सकते हैं और अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। चूँकि हेमंत सोरेन साहब ने यह भी कहा दिया है कि जल्द ही 11वीं जेपीएससी की क्या दी जाएगी, अधिसूचना दी जाएगी, और वो भी आने वाला है। इसके तैयारी के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार रहें, है ना। ध्यान दीजिए, अगली जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है असुर जनजाति। बात करें संबंध तो प्रोटो अस्ट्रोलाइट से इन्हें पूर्वा देवा भी कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा असुर जनजाति के बारे में हम चर्चा कर ले तो ये झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, आपको याद रखना है। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन है? असुर। इन 32 जनजाति में से सबसे पहले झारखंड में प्रवेश किसका हुआ? तो असुर का हुआ। असुर झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है ना। असुर से पुराना कोई जनजाति नहीं, आपको याद रखना है ना। सबसे प्राचीन जनजाति। इनका संबंध प्रोटो अस्ट्रोलाइट समूह से है और इन्हें पूर्वा देवा भी कहा जाता है। इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिस्थापक भी कहा जाता है। ही वाज द फाउंडर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं लोगों ने बनाया था, और सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के पश्चात ये झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश किए, जो झारखंड की पहली जनजाति के नाम से जाने जाते हैं, है ना। इनका प्रवेश मध्य प्रदेश के इलाके से झारखंड में हुआ। इनकी भाषा असुरी है दोस्तों, जो मलय भी कहलाती है ना। इनकी भाषा असुरी है, ठीक है, जिसे ये लोग मलय भी कहते हैं। मलय इनकी भाषा है, और हम लोगों क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं कि असुरी भाषा है, लेकिन ये अपने आप में क्या कहते हैं कि मलय भाषा हम लोग बोलते हैं, याद रखना है ना। इनका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक अधिकार, उपनिषद और महाभारत में भी मिलता है। अब देखिए, ऋग्वेदों में इनको अलग अलग नामों से जाना गया है ना। क्वेश्चन बराबर पूछता है कि 32 जनजाति में से किस जनजाति का उल्लेख आपको मिलेगा ऋग्वेदों में, तो इसी असुर जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आप सोच लीजिए, ऋग्वेद जिस समय लिखा गया दोस्तों, उस समय ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, तो सोचिए कितनी प्राचीन जनजाति होगी, है ना। तो देखिए, ऋग्वेद में बेसिकली इनके नाम क्या क्या मिलते हैं? अनासहा यानी चिपटी नाक वाला। अनासहा किसको कहेंगे? असुर को। अव्रतः यानी भिन्न आचरण वाला। मृदवाचाह स्पष्ट बोलने वाला यानी अस्पष्ट बोलने वाला, इनकी भाषा साफ नहीं थी। सुदृढ़ लौह दुर्ग में निवास करने वाला यानी अभेद किले में निवास करने वाला, इनको कहा गया है असुर को, है ना। अब देखिए, इनका संकेंद्रण का अगर बात करें तो ये लातेहार, गुमला तथा लोहरदगा के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। समाज और संस्कृति की अगर बात करें दोस्तों, तो इनमें विभाजन है। 3 वर्गों में ये बटे हुए हैं, वीर में, बिरजिया में और अगरिया में। वीर, बिरजिया और अगरिया इन्हीं के वर्ग हैं। आपको बिरजिया एक जनजाति भी मिलेगी आगे चल के, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसे जंगल की मछली के नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। वीर, बिरजिया तथा अगरिया ये 3 वर्गों में बटे हुए हैं। इनमें गोत्र को पारस कहा जाता है, इनके युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है दोस्तों, वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। आपको याद रखना है, इनमें गोत्र को क्या? पारस, है ना, युवा गृह को गितियोड़ा और वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसमें परंपरा क्या है? बेसिकली इनमें इदी मी की परंपरा पाई जाती है।
बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्या है इदीमी और इदीमी की परंपरा है किसमें आखिर 3200 जनजातियों में से। तो असुर जनजाति में इदीमी की परंपरा पाई जाती है। अब अगर हम इदीमी को डिफाइन करें तो आप समझिएगा इदीमी का मतलब कि इदीमी का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा लिव इन रिलेशनशिप का, नाम सुना है दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या है कि बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ होता है कि बगैर शादी विवाह किए, है ना, एक लड़का और एक लड़की जब साथ में रहते हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है ना। ये हमारे आपके पश्चिम के देशों में बड़ा ज़्यादा फेमस है, यूरोप के कंट्री में फेमस है, लेकिन भारत हमारा संस्कृतियों वाला देश है दोस्तों। लेकिन फिर भी पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जाते दिख रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है ना। इनमें लिव इन रिलेशनशिप यानी इदीमी, लिव इन रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इदीमी कहते हैं, यानी कि लड़का लड़की बगैर शादी विवाह के एक साथ रह सकते हैं, संतान को भी जन्म दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि एक लड़का लड़की इदीमी में है तो कभी न कभी उसको शादी करना ही होगा, ये इनमें बढ़िया प्रथा है ना। जैसे हम लोगों में क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप में कि लिव इन रिलेशनशिप में रहा, फिर बोले लगा जाओ थोड़ा मुंह नहीं ठीक लग रहा है हमको, तुम मुंह नहीं धोती है, तो तुम ये नहीं करती है, तुम खाना नहीं ठीक बनाती है, तुम लड़ाई करती है, तुम झगड़ा करती है, रिश्ता टूट गया दोस्तों, है ना। और जब रिश्ता टूट गया तो रिश्ता टूटने के बाद आप समझिए इस बात को, रिश्ता टूटने के बाद वो लड़की के पास कुछ तो बचा दी, उसका इज्जत सारा चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब सब जान रहा है कि एक ही रूम में ये रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक ही रूम में एकदम पति पत्नी के जैसा रह रहे हैं, है ना, तो क्या उस लड़की को फिर समाज में इज्जत मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इनमें क्या प्रथा है कि बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इदीमी में रहना चाहते हैं आप इदीमी में रहिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, लेकिन कभी ना कभी आपको उसी लड़का और उसी लड़का से शादी करना पड़ेगा, उसी लड़की से शादी करना पड़ेगा। यही है इदीमी की प्रथा असुर जनजाति में। देखिए इनमें कुंवारे लड़का लड़की को क्या करना होता है, केले का पौधा लगाना अनिवार्य बताया गया। बोला कि जो भी कुंवारा लड़का लड़की है रे बाबू, वो केला का पौधा लगाएगा, नहीं लगाएगा तो फिर केला का डांट से मराएगा। याद रखिएगा, है ना, कि केला का पौधा लगाना इनमें आवश्यक बताया गया है कुंवारे लड़का। गर्भवती स्त्री को ग्रहण देखना निषेध कराया गया है ना, क्योंकि ग्रहण देखिए हमारे वेद पुराणों में भी ग्रहण को अशुभ माना गया है, और इनमें भी ऐसे भी सभी में होता है कि जो शुभ कार्य करते रहते हैं वो ग्रहण को नहीं देखते। तो गर्भवती स्त्री ऐसे भी बेचारी किसी संतान को जन्म देती है, किसी नए जीव को जन्म देने वाली है वो, तो ग्रहण देखना इनमें निषेध बताया गया कि गर्भवती स्त्री नहीं देखती है ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो चमड़े का धागा उस पर बांधा जाता है, इसको सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है कि चमड़े का धागा बांध दिया हथवा में, बोला कि नहीं इसके सुरक्षा होगा, मंत्र उंत्र से करके चमड़े का धागा बांध दिया जाता है इनमें। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, इनमें भोजन को, दिन के भोजन को लोलो घोटू जुमे को कहा जाता है ना। दिन में जो खाना खाएगा जिसको लंच बोलते हैं हम लोग, उसको लोलो घोटू जोमेकू कहा जाता है, और जो रात में खाना खाता है उसको छोटू जोमेकू कहा जाता है। समझिए, दिन में खाना खाने वाले को नहीं, दिन में जो खाना खाया उसको लोलो घोटू जमेकू, और जो रात में खाना खाया उसको छोटू जमेकू, यानी डिनर को छोटू जमेकू और लंच को लोलो घोटू जमेकू। याद रखना है आपको। प्रमुख पेय पदार्थ इनमें हड़िया है, नृत्य का स्थल इनमें अखड़ा कहलाता है दोस्तों। इनके प्रमुख देवता हैं सिंगबोगा, और इनके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है, याद रखिएगा। इनमें एक और प्रथा है, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि जादू टोना जानने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है, आपको याद रखना है ना। आशा करते हैं कि ये 3 जनजातियाँ आपको समझ में आई होंगी, और कल हम लोग 5 जनजाति के बारे में आएंगे और पढ़ेंगे और 5 जनजातियों के बारे में देखेंगे, और इस प्रकार से देख के और अच्छा से हम लोग अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करके कल हम लोग जनजातियों को समाप्त करेंगे, और उसके बाद और कला संस्कृति के बारे में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे और बेहतर तरीके से आपके रेगुलर क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।